नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दिसंबर की ठंड में सरकार और किसानों के बीच बातें जम गई हैं, सड़कें थम गई हैं, नतीजा कोई सामने आया नहीं है, संवाद टूट चुका है। ऐसे में रास्ता कहां से निकलेगा? किसान संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। जहां तक सुरक्षा एजेंसियों का सवाल है, वहां से एक एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट की बात आ रही है, उसका कोण जोड़ा जा रहा है इन किसान संगठनों के साथ, इस आंदोलन के साथ। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि किसानों की जो मांगे हैं, अब उनका क्या? सरकार रास्ता कहां से निकालेगी? मुलाकात हुई, 5 राउंड तक बात हुई, लेकिन छठे राउंड से पहले ही क्यों बिगड़ गई बात? रार हुआ, तकरार हुआ, संशय पर संवाद हुआ, मगर बातचीत की गाड़ी पटरी से उतर गई। बिल पे अगर नहीं वापस लेने की बात होती है, कहती है बाकी प्रस्तावों पे बात की, तो आप बात करने के लिए तैयार हैं? तो तैयार नहीं है, ना किसान तैयार है, ना कुछ तैयार है। जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। जब सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार, तो क्यों और भड़की आंदोलन की आग? एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो, उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे, मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे, हमारी जंग जारी रहेगी। क्या सचमुच हाईजैक हो चुका है किसानों का आंदोलन? There is enough evidence available that टुकड़े गैंग is seeking to overtake. जब मैं बात कर रहा था तो निश्चित रूप से मैं तो ये सोच रहा था कि वो सब किसान हैं और किसानों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसमें कुछ वामपंथी भी हैं और जो आपसे बात कर। हाँ, और ये चीज़ हमको बाद में मालूम पड़ी, लेकिन हमने उसको बहुत ज़्यादा तूल और परहेज इसलिए नहीं बढ़ता कि किसानों के लिए बात करने आए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है। हमारे जैसे उग्रान साहब थे तो उग्रान जी थे, एक मौला जी हैं वो। आखिर कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग से कैदियों की रिहाई तक क्यों पहुंच गया मामला? कुछ एक ग्रुप्स ऐसे घुस गए हैं जो इस स्टॉक को डिरेल करना चाहते हैं, जो बार बार एक ही बात रिपील करिए, उसके अलावा कुछ आगे बात नहीं करते। इसके हितों की जो बात है, कानून में जो किसानों को इतने लाभ दिए गए, पुरानी व्यवस्था को पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए नए माध्यम किसानों के लिए जो खोले गए हैं, इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करने की और किसानों को भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसमें इस चर्चा में शामिल रहते हैं। क्या किसान आंदोलन को खत्म करने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, या फिर सरकार के पास कोई नया प्लान तैयार है? मैंने उनको यह भी कहा है कि ठंड का मौसम है, कोविड का संकट है, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना ऐसे समय पर उचित नहीं है। आंदोलन जब चलता है तो अनेक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है, उसका भी ध्यान हम सब लोगों को रखना चाहिए। दिल्ली के नागरिक भी आंदोलन के कारण परेशान हो रहे हैं और इसलिए मुझे पूरी आशा है कि किसान वार्ता के लिए आएंगे और इन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। क्या मोदी सरकार झुकेगी या फिर किसानों को मना लेगी? क्या है सहमति और असहमति के बिंदु? आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। अभी बार बार मीटिंगें करने का क्या मतलब है? वो तो एक ही बात है कि हम बोलते हैं कि इन ऑर्डिनेंस को रद्द करो, सरकार बोलती है ये रद्द हो नहीं सकते, इसमें सुधार हो सकता है। देश और दुनिया में पहले हो चुके किसान आंदोलनों से क्या बदला है?
देखिए किसान आंदोलनों पर सबसे सटीक, सबसे प्रामाणिक, सबसे शोधपरक ग्राउंड रिपोर्ट। जब लग दुनिया रहिए नानक, किश सुनिए किश कहिए। गुरु नानक देव की इस वाणी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान संगठनों से एक तरह से एक अपील की कि संवाद जारी रहना चाहिए। लेकिन ये सारी अपीलें और कई राउंड की जो बातचीत है उसका नतीजा निकला नहीं। और अब तो सवाल सबसे बड़ा ये रह गया है, खेत में खून जलाने वाले अन्नदाताओं का आक्रोश है। ये उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ रण है जिसके 2 चेहरे हैं, 2 पहलू। सिक्के के हेड में मोदी सरकार है तो टेल में 14 करोड़ किसान परिवार हैं। सरकारी पक्ष मानता है कि नए कृषि कानून से किसानों की आय दोगुनी होगी, जबकि आंदोलनरत किसानों का दावा है कि इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की और उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किए गए हैं। अब देश में जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो इन दीवारों को हटाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं वो इसी की एक कड़ी है। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। जनता के हित में कानून बनाए जाते हैं, जनता के विरुद्ध कानून नहीं बनाए जाते। ये जनता के विरुद्ध कानून बना के पूंजीपतियों को लूटने का कानूनी अधिकार दे दिया गया है, उसके विरोध में ये सड़कों में लोग हैं। ये लड़ाई जितनी जमीनी है उतनी ही आशंका और वास्तविकता के बीच झूलती हुई। विपक्ष की तो आस इस आंदोलन पर टिकी है। जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। इस बीच टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों के बीच एक पोस्टर ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। इस पोस्टर में दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर है। ये वो लोग हैं जो एनएसए और यूएपीए के तहत गंभीर आरोपों में जेल भेजे गए। किसान है जो हमारे है, लेकिन किसान के आड़ में कुछ लोगों ने शर्जील इमाम और इनके रिहाई की मांग करना या किसान आंदोलन का माइक का उपयोग करके ही वो करना और उसके साथ साथ उनके पोस्टर लगाना, ये गलत उपयोग कुछ लोग कर रहे हैं। इससे किसानों को सावधान रहना चाहिए। सवाल उठने ही थे, आखिर किसान आंदोलन में दंगों और देशद्रोह के आरोप लगे लोगों के पोस्टर क्या कर रहे हैं? जवाब भी डंके की चोट पर था। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने जेल में बंद आरोपियों को तुरंत रिहा करने की मांग को खुलकर दोहराया। ये जो हुआ था टिकरी बॉर्डर के पास, और जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम, तो वो आपने सर ऑर्गेनाइज कराया था? हाँ जी ऐसी कराया था। अच्छा, आपसे देखिए, हम किसानों से बात कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं। मैं भी अपील करता हूं कि हमारा बिल्कुल मन खुला हुआ आपसे बात करने के लिए। ये संशोधन देश में है, लेकिन मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूँगा, अगर देश को तोड़ने वाले किसानों के आंदोलन में घुसने की कोशिश करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का जो प्रयत्न है उससे सरकार निश्चित रूप से चिंतित है और मैंने कल भी किसानों को आग्रह किया है कि ऐसे तत्वों के हाथ में किसान आंदोलन को न जाने दें। पूरी सावधानी किसान यूनियन के लोगों ने बरती है। किसान आंदोलन ने अनुशासन को बनाए रखा है, किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया है। इस बीच खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट ने भी चौंका दिया है, जिसके अनुसार आंदोलनकारी किसानों को भड़काने की योजना का खुलासा किया गया है।
सूत्रों के अनुसार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भी साजिश है। वैसे साजिश की थ्योरी को अगर एक तरफ हम रख दें और इसे एक शुद्ध किसान आंदोलन के तौर पर देखें, तब भी इन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि सरकार और किसानों के बीच आखिर किन मुद्दों को लेकर ये रार है और किन मुद्दों पर ये वार्ता टूट गई। 26 नवंबर को किसानों ने पंजाब से दिल्ली की ओर कूच किया था, लेकिन किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन अचानक नहीं था। इससे पहले सरकार और किसानों के बीच 2 राउंड की बातचीत फेल हो चुकी थी। अभी तक अलग अलग राउंड मिलाकर कुल 21 घंटे की बातचीत हो चुकी है। पंजाब के किसानों के एक दल ने कृषि सचिव संजय अग्रवाल के साथ बैठक का बहिष्कार कर दिया। किसानों का कहना था कि वो कृषि मंत्री या फिर किसी केंद्रीय मंत्री से ही बात करेंगे। करीब 1 महीने बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के साथ किसानों की मैराथन बैठक हुई। 7 घंटे चली बैठक बेनतीजा रही। 26 नवंबर को पंजाब से किसानों ने दिल्ली पर चढ़ाई की। सरकार ने 1 दिसंबर की बैठक में एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान नहीं माने। इस राउंड में 40 किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई। तय हुआ कि 5वें राउंड की बैठक 5 दिसंबर को होगी। 5वें दौर की बैठक 4 घंटे चली। ये बैठक भी बिना किसी नतीजे के खत्म हुई। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुलाया। इसी रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। सरकार ने फिर प्रस्ताव रखा कि वो कानून में जरूरी संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी बात से डिगे नहीं। अगर कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो सरकार ओपन माइंडेड है, सरकार खुली है, सरकार उन सुझाव को लेने के लिए तैयार है और इसलिए सरकार के तरफ से कोई ऐसी प्रतिष्ठा का विषय नहीं है जिसमें भी किसानों का भला होगा। ऐसे कोई भी अच्छे सुझाव को सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार है, ये मैं आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूँ। भारत बंद को वैसा समर्थन नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। सरकार ने भी तेवर सख्त कर दिए। 9 दिसंबर को 7वें राउंड की बैठक रद्द कर दी गई। हालांकि सरकार ने किसानों के पास 22 पेज का लिखित प्रस्ताव भेजा। हम लोग लगातार चर्चा के लिए तैयार थे, विषयों को लेकर वार्ता चली रही थी और इसी बीच में 26 और 27 के आंदोलन की घोषणा हो गई। फिर हम लोगों ने 3 दिसंबर की बातचीत का निमंत्रण किसान यूनियन को भेजा। चूँकि किसान आ चुके थे, रास्ता बाधित था, ठंड का मौसम था, कोविड का भी संकट था और इसलिए सोचा गया कि वार्ता जल्दी करनी चाहिए। तो 3 दिसंबर के स्थान पर 1 दिसंबर को की, 1 दिसंबर के बाद फिर 3 दिसंबर को की, 3 दिसंबर के बाद फिर यह तय हुआ कि 5 दिसंबर को करें, तो 5 दिसंबर को वार्ता का क्रम चला और फिर यह तय हुआ कि 7 तारीख को हम दोबारा से इन विषयों को लेकर बैठेंगे और कुछ मार्ग प्रशस्त करेंगे। सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कानून निरस्त करने के लिए तैयार नहीं है। किसान कानून निरस्त होने के अलावा और किसी चीज पर समझने को, तैयार होने को इस समय राजी नहीं है। लेकिन इस सब के बीच ये भी समझिए कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी आशंकाएं हैं जो किसानों के मन में हैं, उनकी कौन सी मांगे हैं और उसके समकक्ष सरकार का रुख क्या है। किसानों का विरोध है कि नए कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसल बेचने का विकल्प खत्म हो जाए। सरकार का प्रस्ताव है कि सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन के लिए तैयार है। किसानों का कहना है कि मंडी समितियां कमजोर हो जाएंगी और किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएंगे। सरकार का जवाब है कि राज्य सरकारें निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सकती हैं। किसानों का आरोप है कि मंडियों के बाहर कारोबार करने पर अंकुश नहीं होने से किसानों के साथ धोखा हो सकता है, जबकि सरकार का प्रस्ताव है कि राज्य सरकारें किसानों के हित में नियम बना सकती हैं। किसानों का कहना है कि विवादों के निपटारे के लिए किसानों को सिविल कोर्ट में अपील का अधिकार नहीं है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि सिविल अदालतों में अपील का विकल्प दिया जा सकता है। किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान हो। सरकार ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य प्रबंध कर सकते हैं। किसानों को डर है कि नए कानून से किसानों की जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा। सरकार का कहना है कि किसानों की जमीन पर लोन और मालिकाना हक किसी और को नहीं मिल सकता।
किसानों को डर है कि नए कानून से किसानों की भूमि की कुर्की हो सकती है। सरकार का कहना है कि ये आशंका बेबुनियाद है। किसानों की मांग है कि बिजली संशोधन बिल विधेयक 2020 खत्म किया जाए। सरकार का आश्वासन है कि बिजली की पुरानी व्यवस्था ही चलती रहेगी। किसानों की मांग है कि पराली जलाने संबंधित प्रावधानों को खत्म किया जाए। सरकार समुचित समाधान के लिए तैयार है। सरकार और किसानों के बीच टूटते संवाद का व्यापक असर पड़ सकता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकले। भारत की सरकार पूरी तरीके से संवेदनशीलता के साथ किसानों के हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। हमने किसानों के साथ कई दौर के चर्चा की। उन्होंने अलग अलग जो ज्ञापन दिए थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। जो मुद्दे से उनको कुछ शंकाएं थी, कुछ भ्रांतियां थी, उस पे भी हमने चर्चा लाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि ये सब हैंडल होगा। हम सब देसी लोग हैं, भारत के लोग हैं और भारत की बात को भारत में ही निराकरण तक पहुंचाएंगे। और मैं इस देश के किसानों की ताकत समझता हूं, किसानों की नीयत को भी समझता हूं। और किसान नेता जो हैं जेन्युइन, वो किसान की समस्या और उसका निराकरण यहाँ तक अपने को सीमित रखेंगे। और मैंने उन्हें पहले भी कहा है कि वार्ता जब चल रही हो तो बहुत ज़्यादा आंदोलन के आगामी चरण घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आंदोलन में कई लोग शामिल हैं और कोई किसी का मालिक नहीं है, इसलिए कभी घोषणा हो जाती है तो दूसरे लोग लिहाज में चुप रह जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वार्ता का एक दौर होगा और उसमें हम लोग निराकरण तक पहुंचेंगे। मुझे मूड को देखते हुए जल्द रास्ता निकलने की गुंजाइश कम ही दिख रही है। किसानों ने दिल्ली को चारों ओर से घेर रखा है। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और बाकी इलाकों में किसान डटे हुए हैं। हम सभी देशवासियों को अपील करना चाहते हैं, जो सरकार का अखड़ रवैया है, उस अखड़ रवैये को सुधारने के लिए हम सभी को अब किसानों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियों ने भी जिस तरह से लामबंद होना शुरू कर दिया है, उसके बाद तो यह आंदोलन लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। ये दिल्ली का बोट क्लब है। 1988 की बात है जब लाखों किसान आकर यहां पर जम गए थे। राजपथ के जो हरे हरे लॉन्स हैं वहां पर आकर बैठ गए थे। उनकी मांगे उस समय ये थी कि मुफ्त बिजली और पानी की व्यवस्था की जाए और इसके साथ ही गन्ने का बेहतर मूल्य उन्हें दिया जाए। उस समय 1 हफ्ते तक वो आंदोलन चला था और दिल्ली में बैठी सरकार को उनकी उन मांगों पर आश्वासन उन्हें देना पड़ा था। इस बार तो 2 हफ्ते से अधिक का वक्त बीतने को है। हम आपको दिखाते हैं कि अब तक देश में कौन कौन से वो प्रमुख किसान आंदोलन। मिट्टी से सोना उपजाने वाले उस मोल की मिट्टी पाने का आंदोलन आज नहीं, दशकों सदियों से करते रहे। साथियों, हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं क्योंकि दूरदर्शन और रेडियो का जिस तरह से आजादी से पहले अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से विद्रोह, आजादी के बाद अपनी सरकार से अपनी मांगों के लिए आंदोलन। यूं तो देश में किसान कई दफा और कई मुद्दों पर आंदोलित हुए हैं, लेकिन हम आपको देश में हुए कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में बताते हैं। किसान आंदोलनों में सबसे प्रमुख आंदोलन नील आंदोलन, जिसने भारत में अंग्रेजी शासन के अंत की शुरुआत कर दी थी। यह आंदोलन ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बिहार बंगाल के किसानों का सबसे सशक्त आंदोलन था। लगभग साल 1860 में किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल अंग्रेज बंगाल और बिहार के जमींदारों से जमीन ले लेते थे और बिना पैसा दिए किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करते थे, जबकि यहाँ के किसान परंपरागत धान की खेती करना चाहते थे। यह आंदोलन बहुत लंबा चला, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को आखिरकार झुकना पड़ा। चंपारण में हुआ आंदोलन ही महात्मा गांधी की भी पहली उन अत्याचारों से चंपारण के किसानों को मुक्ति दिलवाकर ही गांधी माने, तो ये भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह और सफल सत्याग्रह का शुरुआत है। आंध्र प्रदेश का ये आंदोलन जमींदारों और साहूकारों की शोषण नीतियों के खिलाफ था। आंदोलन 1946 में शुरू हुआ। इसे तब के भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कृषक युद्ध माना जाता है। इस आंदोलन ने 3000 गांवों और 30 लाख लोगों को प्रभावित किया था। तेलंगाना के स्थानीय जमींदारों ने उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया। वो किसानों का शोषण करने लगे। इन जमींदारों और साहूकारों को स्थानीय प्रशासन का संरक्षण हासिल था।
अपने खिलाफ किए जा रहे जुल्म से तंग आकर किसानों ने हिंसक आंदोलन छेड़ दिया। जमींदारों पर आक्रमण होने अगस्त 1947 से सितंबर 1948 तक यह आंदोलन अपने चरम पर था। हैदराबाद विलय के समय जब सेना हैदराबाद पहुंची तो आंदोलन खुद ब खुद खत्म हो गया। आंदोलन का नतीजा ये निकला कि अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनें किसानों को लौटा दी गई, खेतिहर किसानों की मजदूरी बढ़ा दी गई, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिए कदम उठाए गए। 1946 में बंगाल के तेभागा में एक सशक्त किसान आंदोलन हुआ। किसानों ने फ्लॉयड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान दर लागू करने के लिए विद्रोह किया। मांग की गई कि फसल का 2/3 हिस्सा किसानों को दिया जाए। यह आंदोलन बटाईदारों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ चलाया गया था। आंदोलन बंगाल के 28 में से 15 जिलों में फैला। कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा के आह्वान पर लड़े गए इस आंदोलन में लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया। इसे खेतिहर मजदूरों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त था। वामपंथी किसान सभा द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन जल्द ही हिंसक हो गया। हालांकि मार्च 1947 आते आते आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ गई। हरित क्रांति का लाल अवतार कोई नई बात नहीं है। इस बार भी वो कनेक्शन वामपंथ का तलाशा जा रहा है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं आजादी के बाद का वो पहला आंदोलन जिसने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। शरद जोशी के नेतृत्व में 1970 में शेतकारी संगठन ने इस आंदोलन की शुरुआत की। इसका मकसद कृषि उत्पाद के लिए बेहतर दामों की मांग थी। 1980 में प्याज के दाम गिरने से लाखों किसान महाराष्ट्र की सड़कों पर आ गए थे। यह आंदोलन महाराष्ट्र के प्रमुख किसान आंदोलनों में से एक है। 1980 में कर्नाटक राज्य रैठा संघ ने किसानों की आर्थिक स्थिति को लेकर आंदोलन छेड़ा। किसानों के लिए बेहतर व्यापार के नियम, गिरती प्रति व्यक्ति आय, महंगे बीज, खाद और फसल के बेहतर खरीद दामों को लेकर यह आंदोलन छेड़ा गया था। इस आंदोलन में पुलिस की गोली चलने से 2 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद रैठा संघ किसानों की आवाज उठाने वाला प्रमुख संगठन बन गया। 1978 से 1984 के बीच पंजाब के भारत किसान संगठन ने गेहूं और चावल की बेहतर खरीद दाम, सस्ती बिजली, डीजल, खाद को लेकर कई प्रदर्शन किए। 1984 के इस आंदोलन में मुख्य मुद्दा किसानों की कर्ज माफी रहा। 10 मई 1984 को किसानों ने चंडीगढ़ में पंजाब राजभवन को 1 हफ्ते तक घेरे रखा। 23 मई को अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल ने ऐलान किया कि किसान अब एफसीआई को अनाज नहीं बेचेंगे। लोंगोवाल के ऐलान के 11वें दिन सरकार ने किसानों को काबू करने के लिए सेना को बुला लिया। आंदोलन बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। करीब 32 साल पहले 25 अक्टूबर 1988 को किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन छेड़ा था। बिजली, सिंचाई की दरें घटाने और फसल के उचित मूल्य के साथ साथ 35 सूत्री मांगों को लेकर दिल्ली के बोट क्लब पर किसान पहुंचे थे। केंद्र सरकार के खास विभागों की इमारतों के बीच हरे भरे बोट क्लब पर किसानों का जमघट लग गया था, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली ठप हो गई थी। किसानों को हटाने की बहुत कोशिश की गई। रात को तेज संगीत बजाया गया, पानी की लाइनें काट दी गईं, लेकिन किसान आंदोलन को बल मिलता गया। हफ्ते भर तक किसानों ने राजपथ को अपने कब्जे में रखा था। आखिरकार सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के किसानों के 35 मांगों पर फैसला लेने के आश्वासन देने के बाद बोट क्लब का धरना 31 अक्टूबर 1988 को खत्म हो गया। नंदीग्राम में हुए आंदोलन ने बंगाल की राजनीति की दिशा ही बदल दी। इस आंदोलन ने ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य संवार दिया। इस आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब तत्कालीन लेफ्ट सरकार ने इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को नंदीग्राम में रासायनिक फैक्ट्री लगाने के लिए 10,000 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला किया। किसानों के आंदोलन को माओवादियों का समर्थन हासिल हुआ। हिंसक आंदोलन में पुलिस और किसान दोनों तरफ से लोग मारे गए। किसानों की मौत पर लेफ्ट सरकार की पूरे देश में निंदा हुई।
इस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि 3 दशक से सत्ता पर काबिज लेफ्ट सरकार बंगाल से बेदखल हो गई। सीमाओं पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। सड़कें हैं लेकिन मानो एक गांव सा बसा हुआ है वहां पर। किसान दूर दूर के इलाकों से आकर यहीं पर सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर और रात का खाना तक करते हैं, यहीं पर रहते हैं और इस सब के बीच उनकी योजना इतनी तय है कि सरकार से अपनी मांगे मनवाना ही है, आंदोलन को कुछ और तेज क्यों न करना पड़े। प्रदर्शन और आंदोलन की आंच दिल्ली की सरहद से निकलकर अब आगे बढ़ रही है। सरकार कानून निरस्त नहीं करना चाहती, किसान उससे कम पर मानना नहीं चाहते, आंदोलन को और तेज करने पर आमादा है। अगर देखो हमारी अगर बात नहीं सुनी जानेगी किसानों की, हम तो गली गली जाम कर देंगे। अन्न भी पैदा किसान करे, देश के लिए हमसे ज्यादा कीमती कौन है, और हमारी सुनी नहीं जा रही। जो भी आज आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन करने का अधिकार है, पर हम सच्चाई उनको समझाएंगे और निश्चित रूप से इस मार्ग से उनको दूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी जो राजनीतिक नेता है उन्होंने तो सोने का ढोंग ही किया है, उनको कैसा भी करके हम कुछ भी करें तो उनको आंदोलन करना है, उनको तो हम नहीं रोक सकते। पहले की सरकारें ऐसी होती थी कि जिन पर भरोसा करना मुश्किल होता था। आज एक सरकार आई है कि जिस पर परमानेंट भरोसा कर सकते हैं, और इसलिए जिन्होंने एमएसपी दिया, जिन्होंने किसान सम्मान निधि के दिया, जिन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया, जिन्होंने फसल बीमा योजना दी, जिन्होंने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना दी, जिन्होंने ये सब कुछ किया किसानों के कल्याण के लिए, वो किसान का हित ही करते हैं। ये जब काले कानून बनाए तीनों खेत विरोधी, तो इन्हें रात के अंधियारे में कैबिनेट में कोविड के जमाने में अध्यादेश से सरकार क्यों लेकर आई? पहला सवाल, क्या किसी किसान संगठन ने इसकी मांग की कि ये कानून लेकर आए जाएं? जवाब नहीं में है। क्या किसी राजनीतिक दल ने कहा कि ये कानून लाए जाएं? जवाब नहीं में है। तो फिर आप ये काले कानून कोरोना में जब पूरा देश बंद था तो रात के अंधियारे में अध्यादेश के माध्यम से क्यों लाए? लेकिन इस सब के बीच समाधान तो चाहिए ही, क्योंकि किसान लंबे संघर्ष के मूड में है। और राष्ट्रीय आह्वान हुआ कि हाईवे जाम होगा तो जाम होगा, क्योंकि जिस तरह से कानून वापस करने के लिए किसान यहाँ आंदोलन कर रहा, सरकार बात नहीं सुनी तो क्या मतलब और क्या तरीका? सरकार को यकीन है कि समझाने से बात सुलझ जाएगी, पर इसके लिए भी तो संवाद जरूरी है। लोकतंत्र है और विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन वाद हो, विवाद हो, संवाद भी हो, ताकि समाधान निकले। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।